हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, स्वागत है आपका 10 मिनट डिवीजन सीरीज में, जहाँ पे हम 10 मिनट में हर टॉपिक को रिवाइज करते हैं। बिजनेस सर्विस का बैंकिंग का पार्ट हमने 10-12 मिनट में पिछली वीडियो में रिवाइज कर लिया है। अब रिमेनिंग चैप्टर को रिवाइज करेंगे इस पार्ट में और चैप्टर को पैक कर देंगे। चलिए बेटा, तो शुरू करते हैं इंश्योरेंस से। इंश्योरेंस क्या होता है बेटा? ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पार्टी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है दूसरी पार्टी के रिस्क की, कि भैया आपको कोई भी रिस्क होगा तो हम बियर करेंगे। आई बस समझ में? बदले में आपको बस क्या देना है? एक फिक्स सम देना है, जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम। आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं हम लोग, तो हम इंश्योरेंस कंपनी को एक प्रीमियम पे कर देते हैं, एक फिक्स सम पे करते हैं, जिसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी हमारी हेल्थ का ध्यान रखती है। जो भी हमें रिस्क होता है हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है, हेल्थ का जो भी खर्चा होगा, अपना मेडिकल जो भी एक्सपेंस होगा, वो कौन पे करेगा? मेरी इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। आई बात समझ में? चलिए, अब बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं बेटा इंश्योरेंस के, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में फिक्स क्वेश्चन है इससे, ठीक है, तो बहुत ध्यान समझना। पहला आता है ऑलमोस्ट गुड फेथ। इसका मतलब होता है कि जो भी इंश्योरेंस कंपनी की पार्टीज है वो एक दूसरे को हर चीज डिस्क्लोज करेगी। कोई भी मैटेरियल फैक्ट, मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो पार्टीज ने एक दूसरे को छुपाया है। अगर छुपाया है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। आई बात समझ में? उसको बोलते हैं गुड फेथ, मतलब हर इंपॉर्टेंट फैक्ट को एक दूसरे को उन्होंने डिस्क्लोज करा है, ठीक है। जैसे आपको, जब आप हेल्थ इंश्योरेंस कराते हो तो आपको बताना पड़ेगा कि भैया आपको कोई पुरानी बीमारी तो नहीं है, आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को, अदरवाइज आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इनवैलिड हो जाएगा। अगला, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। जिस चीज का आप इंश्योरेंस करा रहे हो ना, आपका उससे कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पड़ोसी के घर पे आपने इंश्योरेंस कराया, उसमें आग लगा दी और इंश्योरेंस क्लेम ले लिया है, ऐसा नहीं हो सकता। आपका रिलेशन होना चाहिए उस ऑब्जेक्ट से जिसका आपने इंश्योरेंस कराया है। आगे बात समझ में? अगला, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। ये कहता है कि भैया जो भी आप इंश्योरेंस करा रहे हो वो लॉस को कवर करने के लिए करा रहे हो, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं करा रहे कि अपनी चीज को खुद ही आग लगा दी और फिर इंश्योरेंस क्लेम कर लिया। नहीं, ये सही नहीं है। आई बात समझ में? वो फिर आपके प्रिंसिपल के अगेंस्ट हो जाएगा, आपको कुछ भी क्लेम नहीं मिलेगा। समझ में आ रही बात? लॉस कवर करने के लिए इंश्योरेंस कराया जाता है, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं। अगला है हमारे पास प्रॉक्सिमेट कॉज। कभी कभी क्या होता है, लॉस के ना एक से ज्यादा रीजन होते हैं, तो जो डायरेक्ट कॉज होगा ना उसे कंसिडर किया जाएगा। जैसे आपके ना फैक्ट्री में आग लग गई, जिसकी वजह से आपका स्टॉक जो है जल गया, आपने स्टॉक का इंश्योरेंस लगाया था, फायर इंश्योरेंस, कि भैया आग से कुछ भी नुकसान होगा तो। बट फैक्ट्री में जो आग लगी वो किसकी वजह से लगी? क्योंकि भूकंप आया था आपके एरिया में। तो मेन कॉज क्या हो गया? भूकंप का आना। क्या रीजन हो गया भैया? भूकंप का आना। भूकंप आया, उसके बाद आग लगी है, तो आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि मेन रीजन क्या है उसका? लॉस का, भूकंप आया। समझ में आ गई बात? अगला है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। इसका मतलब क्या होता है? जैसे ही इंश्योरेंस कंपनी ने आपको कंपनसेशन प्रोवाइड कर दिया, क्या बोला मैंने? जैसे इंश्योरेंस कंपनी ने आपको कंपनसेशन प्रोवाइड कर दिया, वैसे ही इंश्योरेंस कंपनी आपकी जगह ले लेगी, आपके शू में आ जाएगी। जैसे आपने इंश्योरेंस कराया स्टॉक का, इंश्योरेंस, उसमें स्टॉक में आग लग गई, इंश्योरेंस कंपनी ने आपको कंपनसेशन दे दिया, भैया आपके स्टॉक की लॉस का हर्जाना ये हो गया, ठीक है, हमने आपको कंपनसेट कर दिया। अब बाकी बचा हुआ जितना भी स्टॉक है वो किसका होगा? इंश्योरेंस कंपनी का। समझ में आ रही है बात? अगला, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। अगर आप एक से ज्यादा जगह से इंश्योरेंस कराते हो, ठीक है, तो जो अलग अलग पार्टीज है वो अपनी इंश्योरेंस अमाउंट की रेशियो में ही आपको कंपनसेट करेगी। ऐसा नहीं है कि आप हर एक पार्टी से इंश्योरेंस का अमाउंट क्लेम कर लोगे। जैसे आपने एक जगह 10 लाख का इंश्योरेंस कराया स्टॉक का, एक जगह से 5 लाख का, आपको लॉस हुआ 7.5 लाख का, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 5 लाख इससे भी ले लिया, 7.5 इससे ले लिया, ऐसा नहीं होगा। आप क्या करोगे? 10:5, मतलब 2:1 में ये लोगे, मतलब इससे लोगे 5 लाख रुपए, इससे मिलेगा आपको 2.5 लाख रुपए, इनकी रेशियो में आपको कंपनसेशन मिलेगा। समझ आ गई बात? अगला है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन कहते हैं कि जो चीज आपने इंश्योरेंस करा रखा है जिसका, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेफिक्र हो जाओगे कि भाई जल रही हो जलने दो, नहीं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस लॉस को कम करना। मान लो आपकी फैक्ट्री में आग लग रही है, आपने इंश्योरेंस करा रखा है, फायर इंश्योरेंस, इसका मतलब ये नहीं कि आप आग लगने दोगे, आपको हर एक तरीका यूज करना है जिससे आप उस आग को बुझा सको, उस लॉस को कम कर सको। आई बात समझ में? क्लियर? अगला आता है बेटा टाइप ऑफ इंश्योरेंस। पहला आता है हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस मतलब लाइफ को इंश्योर कराया आपने, आप एक प्रीमियम पे करते हो इंश्योरेंस कंपनी को, जिसके बदले में अगर आपके यहाँ कुछ मिस हैपनिंग होती है तो आपके जो नॉमिनी है, आपकी जो हायर है, ठीक है, आपके जो बच्चे वगैरह है, उनको एक सम प्रोवाइड करती है कौन? इंश्योरेंस कंपनी। या तो आपको कुछ हो जाए या फिर आपने जितने पीरियड के लिए इंश्योरेंस कराया है वो पीरियड कंप्लीट हो जाए, तो उतना पैसा आपको मिल जाएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है बेटा? टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कहता है होल लाइफ इंश्योरेंस। यहाँ पे जब आपको कुछ होगा तो आपके नॉमिनी वगैरह को ही पैसा मिलेगा, लीगल हायर को पैसा मिलेगा। एंडोमेंट फंड क्या होता है? यहाँ पे आपको कुछ हो जाए या फिर जो पीरियड आपने जिसने के लिए इंश्योरेंस कराया है वो पीरियड कंप्लीट हो जाए, जो भी पहले होगा आपको उस टाइम पे पैसा मिल जाएगा। जॉइंट लाइफ पॉलिसी, दो लोगों ने मिलकर इंश्योरेंस कराया है, एक को कुछ हो जाए दूसरे को पैसा मिल जाएगा, ठीक है। एन्युटी पॉलिसी, यहाँ पे क्या होता है, आप अपने मतलब अपने बुढ़ापे के लिए आप क्या करते हो? पैसा जमा कर देते हो। आपने इंश्योरेंस करा लिया,
आपकी जो भी एज हो जाएगी उस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको रोज हर बार पेंशन की तरह हर महीने पैसा मिलेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं एन्युटी। अगला चिल्ड्रन एंडोमेंट फंड, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए आपने अभी से इंश्योरेंस लगा रखा है, जिस भी टाइम पे वो होगा उस टाइम पे इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा दे देगी। जनरल लाइफ इंश्योरेंस, बाकी जितने भी इंश्योरेंस होते हैं वो सब जनरल इंश्योरेंस होते हैं। फायर इंश्योरेंस हो गया कि भैया आग से कोई भी नुकसान होता है तो उसके लिए आप इंश्योरेंस कराते हो। मैरिन इंश्योरेंस, आपके शिप वगैरह में जो भी नुकसान होता है, आपके स्टॉक का, ठीक है, आपके शिप का, इन सबका जो नुकसान होता है वो होता है मैरिन इंश्योरेंस, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, कैटल इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, फ्लाइट इंश्योरेंस, हर तरह के आज का टाइम में। अब आता है हमारे पास कम्युनिकेशन। आई होप इंश्योरेंस क्लियर हो गया है। तो कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो अलग अलग पार्टीज है बिजनेस में उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो किसकी मदद से होता है बेटा, कम्युनिकेशन की मदद से। कम्युनिकेशन के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मेन हमारे पास कौन कौन से होता है, एक होता है कम्युनिकेशन में पोस्टेज और दूसरा होता है टेलीग्राम, जो हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है बेटा। तो पोस्टेज क्या होता है आपको पता है, पोस्टेज और टेलीग्राम डिपार्टमेंट जो है हमें ये सर्विस प्रोवाइड करता है कंट्री में, ठीक है। गवर्नमेंट ने 22 पोस्टल सर्कल में डिवाइड किया हुआ है जिससे कि पोस्टल सर्विस को पूरी तरह ढंग से प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। तो बहुत सारी सर्विस होती है जो पोस्टल डिपार्टमेंट आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसमें पहले आता है हमारे पास पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में क्या होता है बेटा, हमारे पास ये एक ऐसा अकाउंट होता है जो पोस्ट ऑफिस में कोई भी एडल्ट खुलवा सकता है, ठीक है ना। इसमें हर एक अकाउंट होल्डर को डिपॉजिट करना पड़ता है कुछ अमाउंट हर साल, ठीक है बेटा, जो 500 से लेके 1 लाख तक का हो सकता है। इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा और एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद आप इस पैसे को निकाल सकते हो, ठीक है ना। आपको पता है ये प्रोविडेंट फंड पीएफ जिसको हम बोलते हैं, ये एम्प्लॉयर भी इसमें कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है ना। लोगों को जो फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको पीएफ मिलता है, ठीक है। अगला है किसान विकास पत्र। ये क्या होता है, सेविंग के लिए बनाया गया है। किसान विकास पत्र नाम है, उसका मतलब ये नहीं कि केवल किसान के लिए ही है, ठीक है। इसका क्या होता है, ये एक सेविंग स्कीम होती है जिसमें जो लोग है वो क्या करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं जो डबल हो जाता है 8 साल 7 महीने में। 8 साल 7 महीने में पैसा डबल हो जाता है, ठीक है। और इस पैसे को लोगों ने डिपॉजिट किया, इसका इस्तेमाल जो है वो फार्मर के बेनिफिट के लिए किया जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है किसान विकास पत्र। भाई बस समझ में। अगला है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये वो सर्टिफिकेट होते हैं जो गवर्नमेंट इश्यू करती है। अरे बस समझ में। अभी इश्यू भी कहाँ से करती है, विद द हेल्प ऑफ पोस्ट ऑफिस। इस पे अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। ये पहले 5 साल के लिए थे, आज के टाइम में 10-10 साल के भी होने लग गए हैं। अगला है मेल सर्विस। मेल सर्विस प्रोवाइड करता है आपको पोस्ट डिपार्टमेंट, जहाँ पे आप अपने पार्सल्स को, लेटर्स को एक जगह दूसरी जगह पहुंचा सकते हो। अब अलग अलग तरह की इसके अंदर पोस्ट होती है। पहला आता है रजिस्टर्ड पोस्ट। रजिस्टर्ड पोस्ट में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, रजिस्टर्ड होती है वो पोस्ट में एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखा होता है। अगर ये पोस्ट डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंची तो आप तक वापस आ जाएगी एक नॉमिनल चार्ज लेके, ठीक है। पार्सल पोस्ट, यहाँ पे आप क्या करते हो, अपने पार्सल को एक जगह दूसरी जगह पहुंचाते हो, ठीक है। उसका जो कॉस्ट होती है वो उसके वेट और साइज के ऊपर डिपेंड करती है। स्पीड पोस्ट, यहाँ पे अगर आपने 5 बजे से पहले पहले, ठीक है, अगर आपने पोस्ट ऑफिस में अपना पार्सल जो है वो सबमिट कर दिया है तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपके पार्सल को पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है किसकी, पोस्ट ऑफिस की। इसको बोलते हैं स्पीड पोस्ट। इसका चार्ज थोड़ा ज्यादा होता है बाकियों से। और भी बहुत सारी सर्विस होती है जो पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करता है। इसमें आता है ग्रीटिंग पोस्ट। लोग ग्रीटिंग कार्ड, फैमिली को, रिलेटिव को ग्रीटिंग कार्ड भेजने हैं तो पोस्ट ऑफिस भेज देगा आपकी जगह। मीडिया पोस्ट, अगर आपको पोस्ट कार्ड वगैरह भेजने हैं तो भी पोस्ट ऑफिस भेज देगा। डायरेक्ट पोस्ट, कि भाई एड्रेस पता हो नहीं पता हो, अगर आपको एडवर्टाइजमेंट करना है तो आप डायरेक्ट पोस्ट की मदद से कर सकते हो। वो आपको पोस्ट ऑफिस सर्विस प्रोवाइड करता है कि लोगों को आपका जो आपका ब्राउचर वगैरह है वो पहुंचाता है। ई बिल, अभी भी बीएसएनएल वगैरह जो है वो अपने बिल जो है वो पोस्ट ऑफिस से ही भेजते हैं। इंटरनेशनल मनी, अगर आपको पैसा ट्रांसफर करना है एक देश से दूसरे देश में, सबसे सस्ता तरीका होता है कौन सा, आपका पोस्ट का। आई बात समझ में। अगला है टेलीकॉम सर्विस। टेलीकॉम सर्विस क्या होता है बेटा, आपको पता है बिजनेस जो है वो वर्ल्ड तक पहुंचा है, क्यों, टेलीकॉम सर्विस की वजह से। इसके बिना पहुंचना पॉसिबल नहीं था, आया नहीं। बहुत सारी सर्विस होती है जो आपको टेलीकॉम इंडस्ट्री जो प्रोवाइड कर रही है। हम जो आज के टाइम में एक सुपर पावर, आईटी सुपर पावर बनते जा रहे हैं, किसकी वजह से, टेलीकॉम सर्विस की वजह से। हमारा एम है कि 2025 तक हम लोग आईटी में बहुत डेवलप कर जाए, ठीक है। तो कौन कौन सर्विस प्रोवाइड होती है बेटा, आपको पता है सेलुलर मोबाइल सर्विस, जहाँ पे आप नॉन वॉइस मैसेज या डाटा सर्विस वगैरह आपको मिलती रहती है। पीसीओ सर्विस मिलती है आपको, ठीक है। इसके अलावा केबल सर्विस, पहले है ना केबल से एक जगह दूसरी जगह कनेक्टेड थे, पूरी केबल लाइन थी जिससे आप इसे कनेक्ट करते थे, ठीक है। वी सेट, इसमें क्या होता है, सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। ये रूरल और अर्बन एरिया दोनों के लिए बेटर है, ठीक है। जहाँ आप ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़ते हो, टेली मेडिसिन वगैरह मंगाते हो, टेली एजुकेशन वगैरह, सब किससे होता है बेटा, आपकी सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम, को हम बोलते हैं वीसेट। डीटीएच, डायरेक्ट टू होम, आप जो सेटअप बॉक्स आपने लगा रखा है उसके ऊपर छतरी सी लगती है ना घर के ऊपर, ठीक है, तो वो सैटेलाइट से डायरेक्टली आपको एक डिश के जरिए, डिश एंटीना के जरिए और सेटअप बॉक्स के जरिए आपको सारे चैनल वगैरह प्रोवाइड होते हैं जिसमें आप एंटरटेनमेंट और न्यूज वगैरह गेन करते हो, ठीक है बेटा। अगला आता है हमारे पास ट्रांसपोर्ट। बेटा आपको पता है हिंड्रेंस टू प्लेस है, ठीक है, जहाँ पे प्रोडक्शन हुआ है सारा का सारा कंजप्शन वहां तो नहीं होगा ना,
कंजप्शन जो है अलग अलग एरिया में होगा, और ऐसे ही रॉ मटेरियल जो है वो सारा आपको अपनी फैक्ट्री के आसपास तो नहीं मिल जाएगा, आपको जगह जगह से मंगाना पड़ेगा। तो ये जो हिंड्रेंस टू प्लेस है आपके बिजनेस में, जो प्लेस की वजह से रुकावट है, उसको कौन दूर करता है? आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आ रही है बात समझ में? अगला आता है बेटा हमारे पास वेयर हाउस। वेयर हाउस क्या होता है? एक कॉमर्शियल बिल्डिंग होती है जहां पे आपके गुड्स को स्टोर किया जाता है। आ रही है बात समझ में? इसका इस्तेमाल जो है सभी करते हैं, मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, होलसेलर, सब इसका इस्तेमाल करते हैं अपने गुड्स को स्टोर करने के लिए, जब तक कि वो बिक नहीं जाते। क्योंकि आपको पता है जब आपने मैन्युफैक्चर करा है, क्या सब कुछ उस टाइम पे बिक जाएगा? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जब तक बिक नहीं जाते आप उसको स्टोर करते हो कहां पर? वेयर हाउस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है जो टाइम की यूटिलिटी क्रिएट करती है, ठीक है, जो प्राइस को मेंटेन रखती है, स्टेबल रखती है। अरे बस समझ में? क्लियर बेटा? क्या आपने क्या करा? स्टोर करा, ठीक है, सामान को, जब उसकी डिमांड होगी उस टाइम पे बेचोगे ना। अगर अभी के अभी आप बेचने लगोगे तो क्या होगा? सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड कम होगी, तो आपकी चीजों की कीमतें कम हो जाएगी, ठीक है। तो प्राइस को मेंटेन रखने के लिए वेयर हाउस की बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है बेटा। फंक्शन ऑफ वेयर हाउस क्या होता है? एक तो स्टोरेज, ठीक है ना, आपके गुड्स को क्या करता है? स्टोर रखता है, ठीक है, सही सलामत रखता है जबकि वो बिक नहीं जाते, जब तक कि वो बिक नहीं जाते। प्राइस स्टेबलाइजेशन, मैंने आपको बताया, एक टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है, ठीक है, डिमांड और सप्लाई के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करके, जिससे कि जो कीमतें जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती नहीं है और बहुत ज्यादा घटती नहीं है। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। सो दैट्स इट टॉपिक। आई होप सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खोला हुआ है, अपने भाई को बताओ, आपको अलग से वीडियो बना के आपके डाउट को क्लियर कर लिया जाएगा। चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड। और हाँ, अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, कि यहाँ पे आपको बिजनेस, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स बिल्कुल इसी तरीके से इजी लैंग्वेज में पढ़ाई जाती है। और हाँ, अगर डिटेल वीडियो देखनी है तो चैनल पे जाओ और वहां पे डिटेल वीडियो देख लो।